हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं टी.एस. एलियट की। इनका बर्थ हुआ था 1888 में, अमेरिका में हुआ था, सेंट लुइस मसूरी में, और इनकी डेथ हुई थी 1965 लंदन इंग्लैंड में। तो एक तरह से ये अमेरिकन इंग्लिश ऑथर थे। इनका बर्थ अमेरिका में हुआ, बाद में इन्होंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली थी, तो इनकी डेथ हुई थी लंदन में। ये ऑथर थे, पोइट थे, क्रिटिक, प्लेराइट, एडिटर और पब्लिशर थे। टी.एस. एलियट, अमेरिकन इंग्लिश ऑथर, वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश इन द 20th सेंचुरी, एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स। इन्होंने क्रिटिकल वर्क भी लिखा है, जो मतलब क्रिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो पुराने वर्क होते हैं उनको पढ़ना, उनको एनालाइज करना और उनके बारे में अपने व्यूज़ देना। तो ये एक तरह से क्रिटिक भी थे, राइटर भी थे, ऑथर भी थे। इन्होंने पोइट्री भी लिखी है और ये जर्नल में भी काम करते थे, लिटरेरी मैगजीन्स को एडिटर भी थे, इन्होंने एडिट किया था। हार्वर्ड में इनकी एजुकेशन हुई, उसके बाद ये लंदन में सेट हो गए थे और कुछ टाइम के लिए स्कूल मास्टर रहे, बैंक क्लर्क भी रहे। इवेंचुअली लिटरेरी ऑथर फॉर द पब्लिशिंग हाउस फेबर एंड फेबर। तो सबसे पहले इन्होंने स्कूल मास्टर थे, फिर बैंक क्लर्क थे, और बाद में ये जो लिटरेरी हाउस पब्लिशिंग हाउस था, लिटरेरी एडिटर थे उसके, फेबर एंड फेबर के। और बाद में ये पहले एडिटर थे, बाद में ये उसके डायरेक्टर भी बन गए थे। बाद में इन्होंने ये जो मैगज़ीन है 17 ईयर्स तक इसमें काम किया और इसको फाउंड किया था, क्राइटेरियन मैगज़ीन को इन्होंने 1922 से 1939 तक। क्राइटेरियन मैगज़ीन के फाउंडर भी थे ये और एडिटर भी थे। In 1927, Eliot became a British citizen and about the same time entered the Anglican Church. तो इसी टाइम ये एंग्लिकन चर्च में भी एंटर हुए और इसी टाइम इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली थी। अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स की, इनकी अर्ली पोइट्री की। एलियट जब 14 ईयर्स के थे उसी टाइम इन्होंने एक वर्क पढ़ा था एडवर्ड फिट्जगेराल्ड का। उनका वर्क था रुबियात ऑफ उमर खयाम। तो उसी से ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें एंट्री ली थी 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 18 तक। तो 1917 में इन्होंने एंट्री ली थी और ये जो यूएस नेवी थी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उसमें भर्ती होना चाहते थे, लेकिन फिजिकल रीजंस की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया और इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, तो ये अपीयर हुआ था 1917 में। इसकी जो लव सॉन्ग ऑफ प्रूफोक है उसकी जो फर्स्ट ओपनिंग लाइन है वो है लेट्स गो एंड देन यू एंड आई। तो कई बार ओपनिंग लाइंस और जो क्लोजिंग लाइन होती है वो पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो इनका जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, ये इनका वर्क था। ये जो कलेक्शन है प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, इसमें ही, इस कलेक्शन में ये एक पोएम है इनकी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, जो ओपनिंग लाइन है वो है लेट्स गो देन यू एंड आई। उसमें और भी 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नोर वाज मीन टू बी, कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नोर वाज मीन टू बी। ये जो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक है, इसकी जो टाइटल है उससे ऐसे लगता है कि ये एक रोमांटिक पोइट्री होगी, पोएम होगी, लेकिन ये एंटी रोमांटिक है, क्योंकि इसमें जो लवर है वो अपने प्यार में फेल हो जाता है, फेलियर है वो एक तरह से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्रिटिक एंड एडिटर। तो ये क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे। क्राइटेरियन मैगजीन थी, उसको उन्होंने उसके फाउंडर भी थे और एडिटर भी थे। एक और मैगजीन थी इगोइस्ट एक फेमिनिस्ट थी मैगजीन थी, तो इसमें भी इन्होंने काम किया था 1917 टू 1919 में। फेमिनिस्ट क्या होता है, जो इक्वलिटी ऑफ वुमन को सपोर्ट करे। एलिट वाज ऑल्सो राइटिंग एनोनिमस मतलब बिना अपना नाम यूज़ किए। रिव्यू फॉर द लंदन टाइम्स, तो इन्होंने रिव्यूज़ लिखे थे लंदन टाइम्स के लिए एनोनिमसली। और पब्लिशिंग एसेज इन 1919 2 ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीस अपीयर्ड। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये इनका जो क्रिटिसिज्म का पार्ट है उसमें हम डिटेल में करेंगे इसको। ये इनका क्रिटिकल एसेज थे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और एक और था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स।
हेमलेट एंड हिज एक इनका वर्क आया था द सेक्रेड वुड, इस ऐसे के कलेक्शन में जो 1920 में आया था, इसी में ये दोनों वर्क भी थे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट और हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जो 1920 में द सेक्रेड वुड नाम से कलेक्शन पब्लिश हुआ था उसमें। तो जो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है, हेमलेट, इसमें इन्होंने हेमलेट को क्या बोला है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला है हेमलेट को। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में हेमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला है। और एक टर्म इन्होंने दी है इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म इन्होंने इसी वर्क में दी है, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इनके और भी काफ़ी ऐसे थे, जैसे होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 में, selected essays 1917 to 1932, the use of poetry and the use of criticism 1993। तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लिखे थे। रिलीजियस एंड कल्चरल व्यूज़, तो इनके रिलीजन को लेकर और कल्चर को लेकर क्या व्यूज़ थे। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद लोगों में जो सैडनेस आ गया था, या जो अनसर्टनिटी आ गई थी, तो एलिट का यही मानना था कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो उनका रिलीजन से फेथ हट गया है, जो भी रूट्स थी हमारी रिलीजन को लेकर वो अब ख़त्म हो गई है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके नए नए बिलीव्स बनते जा रहे हैं उस अनसर्टनिटी की वजह से और सैडनेस की वजह से। तो उनका जो वर्क है उसमें स्टाइल, मेन स्टाइल क्या है उसमें, इसी को जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोसाइटी पे क्या असर हुआ था उसी को ज़्यादा दिखाया गया है। इन 1927 एलिट बिकेम एन एंग्लो कैथलिक एंड अ ब्रिटिश सिटीजन एंड आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934 ये इनका वर्क है। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स Eliot took the literary ideas of his tradition and the individual talent and demonstrated how they could apply to society, कैसे ये आइडियाज़ हैं जो सोसाइटी पे अप्लाई होते हैं। He also declared, उन्होंने क्या बोला था, ये इन्होंने एक जो क्रिश्चियन कल्चर है उसके लिए एक रूल्स या एक क्रिश्चियन टाइप की सोसाइटी को प्रपोज किया था, लेकिन इनको ये लगता था कि जो फ्री थिंकिंग जूज़ है या और भी जो लोग हैं जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ये उसके खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। मतलब ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें फ्रीडम, रिलीजन ऑफ फ्रीडम होती है, जहाँ पे कोई किसी भी तरह से अपना रिलीजियस फेथ होता है वो उसके साथ सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। तो ये उनके खिलाफ थे। इन्होंने एक रूल या एक पर्टिकुलर आइडिया प्रपोज किया था कि क्रिश्चियन कल्चर क्या है और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो इनका वर्क था द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी 1939 and notes towards a definition of culture 1948 indicated Eliot's stand against the pluralistic society, a society that allows freedom of religion of most western democracies में। इनका एक और वर्क आया था ऐश वेडनेसडे, ये पोम थी 1930 में और इसी को कन्वर्जन पोम माना जाता है क्योंकि ये 1927 में एंग्लो कैथलिक बन गए थे, ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे, तो उसके बाद इनका ये वर्क आया था ऐश वेडनेसडे। कन्वर्जन पोम भी बोलते हैं इसको। और ये किस पे बेस्ड है, दांते का वर्क है प्योरगेटोरियो, उस पे बेस्ड है। 6 पार्ट पोएम है और ये इनकी लॉन्ग पोएम है। इस पोम में क्या दिखाया गया है कि एक पर्सन है वो गॉड से अलग हो गया है, आइसोलेटेड फ्रॉम गॉड, एंड गॉड को फाइंड आउट करना चाहता है। द पोम शो द प्रेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्सन। उसके बाद इनका एक और वर्क है आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स and also brought religious and dramatic interest together in the rock। ये सारी रिलीजन से रिलेटेड पोइट्री थी इनकी। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, ऐश वेडनेसडे, द रॉक। दिस डिस्प्ले combines narrative prose, a story that is told in common non-poetic language with poetic dialogue। नैरेटिव प्रोज क्या होता है, ये इन सब वर्क में नैरेटिव प्रोज है जिसमें स्टोरी होती है वो कॉमन और नॉन पोइटिक वे में बोली जाती है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पोइट्री में डायलॉग्स होते हैं। इन 1935 इनका वर्क आया था मर्डर इन द कैथेड्रल, परहैप्स एलिट्स मोस्ट बेस्ट प्ले। इनका प्ले था मर्डर इन द कैथेड्रल, जो हमने चौसर का कैंटरबरी टेल किया था उसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं वो अपनी वो जो तीर्थ यात्रा है वो कहाँ से शुरू करते हैं, टबार्ड इन से शुरू करते हैं और कैंटरबरी जाते हैं, वहाँ पे सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन है वहाँ पे जाते हैं ये। तो इसी में ये दिखाया गया है कि 1935 में जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये कैथेड्रल कौन सा है, कैंटरबरी कैथेड्रल है, जहाँ पे वो पिलग्रिमेज जाते हैं सारे के सारे। मतलब वो एक श्राइन है, वहाँ पे सेंट थॉमस बैकेट का मर्डर हुआ था और उसी मर्डर को बाद में श्राइन बनाया गया, रोज एज रिलीजियस प्लेस लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। तो सर थॉमस बैकेट जिनका हेनरी सेकंड के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था, तो उन्हीं के सोल्जर ने इनको वहाँ पे इनका मर्डर कर दिया था। 1935 में ये वर्क है मर्डर इन द कैथेड्रल। और मर्डर किसका था,
थॉमस बैकेट जो सेंट थे। इनके 4 प्रोफेशनल प्लेज हैं, तो उनमें सबसे पहले जो है वो है फैमिली। और किस टाइम पीरियड में थॉमस बैकेट का मर्डर हुआ था? 1170 में। फैमिली रियूनियन, ये इनके जो 4 प्रोफेशनल प्ले हैं उनमें से है। जो फैमिली रियूनियन है वो ब्लैंक वर्स में है और 2 एक्ट में है, ब्लैंक वर्स में है और 2 एक्ट में है। फिर ये आया था 1939 में। फिर इनका वर्क आया कॉकटेल पार्टी, ये 1914 में आया था। फिर आया था कॉन्फिडेंशियल क्लर्क जो 1954 में आया था। और फिर आया था एल्डर स्टेट्समैन 1959 में। तो ये उनके 4 प्रोफेशनल प्लेज माने जाते हैं। द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड द एल्डर स्टेट्समैन, 4 प्रोफेशनल प्लेज। इसके बाद इनका एक और वर्क था 4 क्वार्टेट्स। तो ये पोम्स का कलेक्शन था, इसमें 4 पोम्स थी। तो एक थी बर्ट नॉर्टन, इसमें ना इन पोम्स का सिंबल बताया गया है। तो एक है बर्ट नॉर्टन, ये सबसे पहले आई थी, उसमें सबसे पहले थी। इसमें क्या दिखाया गया है कि रोज़ गार्डन दिखाया गया है, बार बार इसी का यूज़ किया गया है रिपीटेडली। और ये किसको सिंबल करता है रोज़ गार्डन? ये एयर को। तो बर्ट नॉर्टन में एयर को सिंबलाइज किया गया है। उसके बाद इनका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है ईस्ट कोकर। ईस्ट कोकर जो 1940 में आता है और ये एक विलेज में सेट है जो मैसाचुसेट्स विलेज है। एलियट का एंसेस्टर, इनके जो पूर्वज वहाँ रहते थे उसी विलेज में। तो इसमें अर्थ को सिंबलाइज किया गया है। 19 ईस्ट कोकर में अर्थ को, बर्ट नॉर्टन में एयर को। और फिर इसका थर्ड पार्ट आता है द ड्राई सेल्वेज। तो इसमें स्मॉल आइलैंड्स दिखाए गए हैं 3 मैसाचुसेट्स कोस्ट पे। तो वहाँ पे तो इसमें एक तरह से किसको, वाटर को सिंबलाइज किया गया है ड्राई सेल्वेज में। और लास्ट पार्ट है जो 4th पार्ट है वो है लिटिल गिडिंग, और इसमें फायर को सिंबलाइज किया गया है। सिंबल ऑफ फायर है इसमें। बर्ट नॉर्टन में सिंबल ऑफ एयर, ईस्ट कोकर में सिंबल ऑफ अर्थ, द ड्राई सेल्वेजेस में सिंबल ऑफ वाटर एंड द लिटिल गाइडिंग इसमें सिंबल ऑफ फायर। और ये कहाँ पे सेट है? जो ब्रिटिश किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, जो ओलिवर क्रोमवेल का जब रेन आया था उससे पहले चार्ल्स फर्स्ट को उन्होंने मार दिया था। उनका मर्डर करके ही वो राजा या एक तरह से रूलर बने थे, राजा तो नहीं बने थे, रूलर बने थे ओलिवर क्रोमवेल। तो उसी टाइम पीरियड में इसको दिखाया गया, ये सेट है वहाँ पे। जो 4 क्वार्टेट्स उनके आए थे उनके बीच में इनका एक वर्क आया था ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स जो 1939 में आया था। तो एक तरह से इनको फेबुलिस्ट भी बोला गया। फेबुलिस्ट कौन होता है? लाइक इस तरह कैरेक्टर जो फेबल्स लिखता है। और फेबल्स क्या होती है? जिसमें एनिमल्स बात करते हैं, जैसे कैट्स है, डॉग या मंकीज या जो भी एंट एंड ग्रास हॉपर या इस तरह की जो जिसमें एनिमल्स बात करते हैं। तो एक तरह से ये फेबुलिस्ट भी बन गए थे। इन 1947 इनकी एलियट की वाइफ जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। और 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट भी। तो 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो बस थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि याद करना इजी हो जाता है। उसी अगले साल इनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1947 में, इंडिया आज़ाद हुआ था। अगले ही साल इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था एलियट को 1948 में। 1957 एलियट मैरिड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के 10 ईयर्स के बाद, वेलरे फिशर एंड रिमेन मैरिड अंटिल हिज डेथ ऑन जनवरी 4, 1965। तो अपनी ये मैरिज इनकी कंटिन्यू रही थी डेथ तक। हिज एशेज वर प्लेस्ड इन सेंट माइकल्स चर्च ईस्ट कोकर हिज एंसेस्ट्रल विलेज ऑन अप्रैल 17, 1965 में। तो ईस्ट कोकर जो इनका एंसेस्ट्रल विलेज था जहाँ पे ये इनके 4 क्वार्टेट्स थे उनमें से एक था, वहाँ पे इनकी ऐश को लेके गए थे। मैनी पोएट्स एंड आर्टिस्ट पेड फाइनल ट्रिब्यूट टू टी.एस. एलियट इंक्लूडिंग एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे। और जो हमने इसमें इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वेस्टलैंड, उसके बारे में कोई बात नहीं की। वेस्टलैंड जो 1922 में आया था, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद लोगों का जो मैंने बताया कि रिलीजियस बिलीफ ख़त्म हो गए थे, कुछ और ही सोचने लगे थे, अनसर्टनिटी आ गई थी, हैप्पीनेस उनकी चली गई थी, बहुत सैड फील कर रहे थे। तो उसी के बारे में फिर उन्होंने ये वर्क लिखा वेस्टलैंड। और ये उस मॉडर्न टाइम पीरियड का, ना सिर्फ टी.एस. एलियट के वर्क्स में से ही, बाकी सारे वर्क जितने भी मॉडर्न टाइम पीरियड के वर्क है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वेस्टलैंड। तो इसका हम सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में वेस्टलैंड को, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली डिटेल में करेंगे। तो वेस्टलैंड 92 में आया था। जो एजरा पाउंड है उन्होंने इसको एडिट किया था, एजरा पाउंड को।
A committed Christian in an important age, Eliot tried to restore the religious roots of European and American culture. His career recalls the flexible writers of the 18th century. इन्होंने काफ़ी प्रेज किया है एजरा पाउंड ने, ये उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे पोइट थे और बहुत ही अच्छे ब्रदरली फ्रेंड थे उनके। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं टी.एस. एलियट, और हर एग्ज़ाम में इनको कवर किया जाता है। तो अगले वीडियो में वेस्टलैंड को करेंगे, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।